आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस सीजन 3 चैप्टर 5। हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कल वो खत्म हुआ था। जो अपनी इग्नाइट बिल्कुल थक जाती है और उसके पास अपने जोश और लिंड से आकर बोलते हैं, क्या तुमने कुछ गेन करा? जिसके जवाब में अपनी इग्नाइट कहती है, नहीं मुझे कुछ भी गेन नहीं हुआ है। तो अपने जोश और लिंड से उससे बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम उस चीज़ का रियलाइजेशन ना हो जाए। जिसके जवाब में अपनी इग्नाइट अपने जोश और लिंड से बोलते हैं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस जवाब से जो अपने जोश और लिंड से होते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो अपने ऑरा को भी ख़त्म कर लेते हैं और अपनी इग्नाइट से कहते हैं, मेरे पास सिर्फ उसे देखने की ही चॉइस थी बस। फिर हमें कुछ पुराने सीनों को दिखाया जाता है जहां अपने जोश और लिंड अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े होते हैं और वो अपनी इग्नाइट को बता रहे होते हैं, जब तुमने मेरे बेटे से फाइट करी थी जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होने लगा था, मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे ताकि मैं उसे कंफर्ट महसूस करा सकूं। फिर मैंने ये मान लिया था कि मेरा बेटा खुद अपने आप ही खड़ा हो जाएगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एंड में क्या हुआ? काश मैं अपने बेटे से कुछ कह देता ताकि वो डिसअपियर ना होता। ये मेरे करेज की कमी है। और जो अपने जोश और लिंड से होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपनी इग्नाइट से कहते हैं कि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर तुम एक इकलौते इंसान ऐसे हो जिससे मैं इस बात को शेयर कर सकता हूँ। पर हम देखते हैं कि जो अपनी इग्नाइट है बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है। जिसके बाद अपने जोश और लिंड से बोलते हैं, अचानक तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जिसके बाद जो अपनी इग्नाइट है वो जोश और लिंड से बोलती है कि जब मैं यंग थी तो मैं घर में रहती थी अपने सिबलिंग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, और होनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी भी आपके बेटे के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा है और ना कभी आगे सोचूंगी। वो पर्सन जिसका सामना आपके बेटे ने किया था, वो पर्सन किसके लिए खड़ा था और साथ ही किसके लिए जीना चाहता था। मैंने सोचा कि आखिरकार मैं आपको अपनी स्टोरी तो बता ही सकती हूँ ना। और जो अपने जोश और लिंड से होते हैं वो मन में कह रहे होते हैं, इसकी हर एक चीज़ उसकी स्टोरी को बता रही है, उसकी वॉइस, उसकी आंखें, उसका ऑरा, ये सभी चीज़ें उसके लिए एक वैलिड रीज़न है। इग्नाइट क्रिसेंटिया, जो तुम्हारी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर तभी जो अपने जोश और लिंड से होते हैं अपने एरन से बोलते हैं, एरन पेरिडिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह दो। पर अपने एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो जोश और लिंड से बोलते हैं कि तुमने हमारे पर्सनल मैटर को सुना है जो कि फेयर नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपने भी कुछ पर्सनल बातें हमें बतानी पड़ेंगी। जिसके जवाब में अपने एरन कहता है, पर मुझे किस बारे में बोलना चाहिए? और इस बात को सुनने के बाद तो जोश और लिंड से बिल्कुल अपने एरन के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाकर बोलते हैं सब कुछ, कि तुम स्वॉर्ड्समैन क्यों बने हो और तुम यहाँ तक क्यों पहुँचे हो, और साथ ही तुम इलिया लिंड के साथ जितना ज़्यादा ट्रैवल क्यों कर रहे थे, तुम सब कुछ बताओ। और अपने एरन अपनी इग्नाइट की तरफ देखता है और उसके फेस को देखकर ही पता लग रहा होता है कि वो जोश और लिंड की बात से सहमत है। और अपने एरन बोल रहा होता है मन में, ये भी। जिसके बाद अपने एरन कहता है, ठीक है फिर मुझे पर ये नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और इसीलिए अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई स्टोरी कहाँ गई, पर अपने राइटर ने स्टोरी को लिखा ही नहीं है क्योंकि वो भी जानता है कि हम बोर हो जाएंगे भाई। और जिसके बाद अपनी इग्नाइट मन में कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो रीज़न जिससे अपने एरन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था और वो उन दीवारों को पार करने में सफल रहा जिन्हें कभी अकेले पार ही नहीं किया जा सकता है। और हमें अपने एरन की काफ़ी सारी पिछली यादों को दिखाया जाता है। और अपनी इग्नाइट आगे मन में कहती है कि ये सभी उसी वजह से है, जो मेरे कॉमरेड्स के साथ जो मेरे बॉन्ड्स बने हैं उनके वजह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस बॉन्ड्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं अकेला ही उनसे दूर जाना चाहती थी। और उन सभी को याद करने के बाद अपनी इग्नाइट थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो चुकी होती है, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा फायर दिखाई जाती है। जिसे देखने के बाद अपने एरन पेरी और जोश और लिंड से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इग्नाइट अपने मन में कह रही होती है, ये तो मेरे ऑरा की अवेकनिंग हो गई। और अपने एरन मन में कह रहा होता है, अभी ये क्या हुआ, क्या जो इग्नाइट है वो मेरी स्टोरी को सुनकर इन्फ्लुएंस हो चुकी है? और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है कि जो इग्नाइट है उसकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो भी मेरी वजह से। लेकिन जो हमारे बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है पहले से, और मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। और अपना एरन आगे कहता है, एक दिन मैं डेफिनेटली उससे कैचअप कर लूँगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने जोश और लिंड से होते हैं वो अपनी इग्नाइट से कह रहे होते हैं, कमांडर आपके अचीवमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी इग्नाइट से थैंक यू बोलती है और फिर अपनी इग्नाइट एरन को बोलती है, एरन तुम्हें 3 साल के अंदर अंदर एक्सपेडिशन टीम को ज्वाइन करना है। जिसके जवाब में अपना एरन बोलता है, 1 साल में मैं 1 साल में खून की मान्यता प्राप्त कर लूँगा, जिसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ एक घर में, जहाँ अपने जोश और लिंड से बैठे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था सिर्फ ये देखकर कि एक बंदे की स्टोरी सुनकर कोई अवेक भी हो सकता है। जिस हिसाब से अभी इग्नाइट ग्रोथ कर रही है, फ्यूचर में उसके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। साथ ही जो अपना एरन है वो भी अपने आप को प्रूव कर रहा है, जिसके वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा।
जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके कांपने लगते हैं और अपने मन में आके कह रहे होते हैं, काश तुम डिसअपियर ना हुए होते मेरे बेटे, आज तुम भी उनके तरह एक साइड दिखा पाते। जिसके साथ ही जो उनका ग्लास होता है वो नीचे गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं मन में, और वो अपने मन में आगे कह रहे होते हैं, आखिरकार तुम कहाँ गए मेरे बेटे। पर तभी उनके गेट को कोई नॉक करता है, जिसके बाद अपने जोशुआ लिंडसे उससे बोलते हैं, तुम कौन हो। जिसके जवाब में अपनी इलिया लिंडसे बताती है, ये मैं हूँ इलिया। और ये बात जान के कि बाहर इलिया लिंडसे आई है, तो जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं मन में कह रहे होते हैं, शांत हो जाओ, अगर तुमने दिखाया कि तुम काफ़ी नर्वस हो तो जो इलिया है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगेगी। और उसी के साथ वो अपनी इलिया लिंडसे को अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद जब अपनी इलिया लिंडसे अंदर आ जाती है तो वो बोलती है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर मैं आपके पास आई हूँ। और अगले सीन में वो अपने फादर के साथ बैठ जाती है और अपने फादर को बोलती है कि मैंने अब रियलाइज़ किया है कि मैं दूसरों के बहकावे में आकर अपनी लाइफ जी रही हूँ और अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं वो कैसे करूं। और अपनी इलिया लिंडसे की बातों को अपने जोशुआ लिंडसे काफ़ी ज़्यादा शांत होकर सुन रहे होते हैं और अपनी इलिया लिंडसे से बोलते हैं, तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो। जब अब तुम अपने पाथ को फॉलो कर रहे हो तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो। ह्यूमंस एक बीइंग होते हैं जो दूसरों से बात करते और इंटरेक्ट करते हैं, और कोई भी ह्यूमन हमेशा के लिए अकेले नहीं रह सकता है। ऑफ कोर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम शुरू से लेकर एंड तक दूसरों पर निर्भर रहो, पर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि तुम वो बंदे हो जो दूसरों से इंटरेक्ट करते हो और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हो। जिसके बाद अपने जोशुआ लिंडसे अपनी इलिया लिंडसे से कहते हैं, मैंने पेरी मर्टिन से ये सुना था, जो भी नोबल्स तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे तुमने उन्हें गाली दी थी। और इस बात को सुनकर तो अपनी इलिया लिंडसे काफ़ी ज़्यादा भोली बनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पर जो अपने जोशुआ लिंडसे होते हैं वो क्लैपिंग करते हुए बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, जबकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। इलिया, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये बातें तुम्हारे से कही होंगी, या फिर जो उन्होंने बोला था क्या उनसे तुमने कुछ सीखा। अपनी इलिया लिंडसे मना करती है। तभी अपने जोशुआ लिंडसे बोलते हैं, सही, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते और हमें उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जो ये वर्ड है ये तुम्हारे एरन पेरिया जो दोस्त है उसके जैसे ही हैं। और हम देखते हैं कि जो अपने एरन है वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा होता है इसमें तो। और जोशुआ लिंडसे आगे कहते हैं, दूसरों के लिए कहे गए शब्द, ऐसे शब्द जो कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे वर्ड जो आपको बेकार लगते हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, और जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो उन्हें आप काफ़ी अच्छी तरह से संभाल के रखिए। और अब तुम ये बताओ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि तुम ये जान पाओ कि ये सही है या गलत, वो क्या है। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले अपने आप पर फोकस करो, ना कि दूसरों के ऊपर। यही करेक्ट आंसर है। और अपने फादर की इस बात को सुनने के बाद जो अपनी इलिया लिंडसे है वो मन में सोच रही होती है कि जो पाथ है जो मुझे अब फॉलो करना है वो ये है कि मुझे अपने आप को समझना है। जिसके तुरंत ही बाद जो अपनी इलिया लिंडसे है वो अपने फादर के पास काफ़ी ओर से उछलती है और उनके पास आकर बोलती है, थैंक यू सो मच डैड आपके वर्ड्स के लिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद जो उसके फादर होते हैं घबराते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसी के साथ जो अपनी इग्नाइट है वो काफ़ी ज़ोर से बाहर निकल कर बोलती है, मैं अभी बाहर से आती हूँ। उसके फादर इलिया लिंडसे चिल्ला रहे होते हैं पर वो भाग जाती है। और जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो भागते हुए मन में सोच रही होती है, इग्नाइट के साथ में जो कनेक्शंस हैं और जो लोग मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, मुझे इन्हें अपने दिल में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस बात को ध्यान रखना है जब इग्नाइट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया था। और अभी के लिए इन सभी से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे पास है, जिसे याद करते हुए जो अपनी इलिया लिंडसे है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर भाग रही होती है। और वो आगे कहती है कि अभी के लिए जो ये मेरे मन में फीलिंग है, हम देखते हैं कि अपनी इलिया लिंडसे कहीं पहुंच गई होती है जहाँ उसे गोल्डन कलर की रोशनी दिख रही होती है। फिर हमें पता लगता है कि वो अपना एरन होता है और वो अपनी जो इग्नाइट है वो अपने मन में कह रही होती है, मैं आपसे एरन कुछ कहना चाहती हूँ। और अपनी इलिया लिंडसे काफ़ी ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। पर तभी जो अपना एरन अपनी इलिया लिंडसे की तरफ देखता है और वो बोलता है, एलिया। हम देखते हैं कि अपनी इलिया लिंडसे काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके हाथों की मूवमेंट से हमें पता लग रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा नर्वस है अभी के लिए। जिसके बाद अपना एरन इलिया लिंडसे की तरफ आ रहा होता है, बोल रहा होता है, एलिया आखिरकार तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो। पर अपनी इलिया लिंडसे मन में कह रही होती है कि मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रही हूँ, क्या ये सही रहेगा कि मैं अभी उससे बात करूँ। और जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और उसके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब उनको नहीं पता होते। और वो आखिर में बोलती है, नहीं, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो अपना एरन है वो मुझे एक फ्रेंड के तौर पर ही देखता है। जिसके बाद अपना एरन इलिया लिंडसे से बोलता है, एलिया क्या तुम ठीक हो। और अपनी इलिया लिंडसे बाहर से तो बिल्कुल शांत होती है पर वो अपने मन में कह रही होती है, अब मैं समझ गई कि मैं अभी भाग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए होगा। और तभी जो अपनी इलिया लिंडसे है वो अपने एरन से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी इसलिए यहाँ आई हूँ। अपने एरन इसे समझ नहीं पाता और बोलता है, क्या
जिसके जवाब में अपनी इलेलेंट से बोलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम काफ़ी समय से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए आ गई। जिसके जवाब में अपने एरन बोलता है, हाँ तुम सही हो। और जो अपनी इलेलेंट है वो अपने मन में कहती है, चलो थोड़े समय और तक अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। और वो अपने एरन से पूछती है, क्या आपकी जो स्पारिंग मैच है वो मेरे फादर के साथ अच्छी चल रही है? तो अपने एरन बोलता है, बिल्कुल वो काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और अपनी एलिया अपने मन में कह रही होती है, मैं अपनी फीलिंग्स को तब तक छुपा के रखूंगी जब तक कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए और मैं अपने आप से अभी तक खुद प्यार ना करने लगूं। जिसके बाद जो अपनी इलेलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए हंस रही होती है। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है एक सिटी पर, जहां हम देखते हैं कि जो अपनी आन्या है वो रूरू से बोल रही होती है, रूरू क्या तुम अभी मेरे से गुस्सा हो? तो रूरू बोलती है, नहीं मैं अब ठीक हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। और रूरू की इस बात को सुनने के बाद आन्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, क्या इसका ये मतलब है कि अब तुम आन्या की फिर से फ्रेंड बन जाओगे? रूरू बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी हमेशा से दोस्त थी। और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। आन्या बोलती है कि अब मैं चले जाऊंगी और मुझे नहीं पता कि अब मैं तुमसे कब मिल पाऊंगी, तो इसलिए अपना ख्याल रखना। और सामने अपना एरन अपने जॉर्ज से कह रहा होता है, मिस्टर जॉर्ज आप भी। पर तभी अपने एरन को कोई पीछे से बोलता है, एरन पेरिरिया। हमें पता लगता है कि वो अपनी इग्नाइट होती है। जिसके बाद जो अपनी इग्नाइट होती है वो अपने एरन से बोलती है, एरन पेरिरिया जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था 3 साल, और इन 3 सालों के समय में मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाऊंगी। और अपना एरन भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोलता है, मैंने भी तुमसे जो पहले बोला था 1 साल के अंदर अंदर मैं एक्सपेडिशन टीम को ज्वाइन कर लूँगा। और अपने एरन की ऐसी बात सुनने के बाद जो अपनी इग्नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और वो कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पर जो खून है वो कोई आसान पर्सन नहीं है। जिसके जवाब में अपने एरन बोलता है, क्या तुम खून से पहले मिल चुके हो? और गाइस सच बताऊं तो जो राइटर की आर्ट्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। और इसी के साथ अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जहाँ अपनी इग्नाइट बोलती है, नहीं मैं उससे कभी मिली तो नहीं हूँ, पर हाँ मैंने उसके बारे में सुना बहुत कुछ है। और जिसके बाद जो अपनी इग्नाइट है वो अपने एरन के कान के पास आकर बोलती है कि होली किंगडम के अकॉर्डिंग जो भी खून है वो करंटली क्रोनो स्वॉर्डमैन एकेडमी के फेंसिंग हॉल में है। और मेक श्योर करना कि जो तुम्हारे जजमेंट हैं वो तुम्हारे खुद के होने चाहिए। अपने एरन थैंक यू कहता है, जो अपनी इग्नाइट है वो बोलती है श्योर। और जो अपनी इलेलेंट है वो उन दोनों को दूर से देख रही होती है। तभी जो अपनी इग्नाइट है वो इलेलेंट की तरफ देखकर बोलती है, इलेलेंट से क्या तुम्हें कुछ कहना है? इलेलेंट से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में बोलती है, हाँ मुझे कुछ कहना है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से स्पार मैच करेंगे। अपनी जो इग्नाइट होती है वो बोलती है, अच्छा समझ गई, ठीक है फिर हम अगली बार मिलेंगे। और जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद, जहाँ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो अपने जोशुआ लिंड से होते हैं वो अपने एरन से कह रहे होते हैं, क्या इतने से हमले में तुम्हारा बैलेंस ख़राब हो जाता है? और जोशुआ लिंड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कह रहे होते हैं, एरन ये लड़का, मैंने वो सब कुछ देखा था जब मेरी डॉटर मेरी बातों को सुनने के बाद भागकर बाहर गई थी। मैंने देखा था वो तुम्हारे साथ थी और वो बोल रही थी, एरन मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने एरन पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमले करने लगते हैं। अपना एरन मन में कह रहा होता है, जो इनके हमले वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें सहन नहीं कर पाया तो मैं कभी भी इग्नाइट जितना पावरफुल नहीं हो पाऊंगा। और जो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये बहुत कम मिलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और अपने एरन को ठीक से टिका देखकर जो अपने जोशुआ लिंड से और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम होल्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है मैं शायद और भी ज़्यादा कठोर हो सकता हूँ। अपने एरन कहता है, कृपया और ज़्यादा कठोर हो जाइए। और अपने एरन की इस बात को सुनने के बाद तो जो जोशुआ लिंड से होते हैं वो अपनी स्काई स्वॉर्ड को परफॉर्म करने ही वाले होते हैं। अपने एरन की शक्ल दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है, ये कोई ऐसा अटैक है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। पर उसी वक्त बहुत ज़ोर से इलिया लिंड से चिल्लाती है, डैड। जिसके साथ ही जो उन दोनों का ध्यान होता है वो इलिया लिंडसे की तरफ जाता है। इलिया आगे कहती है, डैड आप कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो? और इसके जवाब देते देते जो उसके फादर होते हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, इसको एरन नहीं मांगा था। और वो अपने एरन से कह रहे होते हैं, अरे कुछ तो बोल दे। तो अपना एरन बोलता है, हाँ ये सही कह रहे हैं। पर जो अपनी इलिया लिंड से होती है बोलती है, ऐसा दिख रहा था कि आप बिल्कुल हेजिटेट ही नहीं कर रहे थे। उसके फादर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जो अपना एरन है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, तो इसलिए उसे थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना एरन है वो ब्रेक लेकर बैठ गया होता है और उसके साथ ही इलिया लिंड से बैठी होती है। और जब अपना एरन पानी पी लेता है तो उससे अपनी इलिया लिंड से कहती है, एरन क्या तुम हमारे घर आना पसंद करोगे? क्योंकि अब मेरे फादर और मैं अब यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे। अपना एरन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं पूरे साल ट्रेनिंग करूंगी और साथ ही अगर तुम मेरे फादर के साथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अपना एरन बोलता है, हाँ वैसे ये बात सही है, लेकिन जो इलिया लिंड है वो अपने एरन की बात को पूरा ही नहीं होने देती और बोलती है, तुम हमारे घर आ रहे हो ना? पर तभी हमें एक पंख दिखाया जाता है और उसके साथ ही आवाज़ आती है, ये पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं अपने एरन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं अपनी क्रिल होती है जो कि ग्रेफन पे बैठी होती है।
और अपनी क्रिल को देखने के बाद अपने एरन काफी जोर से बोलता है क्रिल। और वैसे गाइज जो अपनी क्रिल यहाँ आई है उसके वजह से जो अपनी इलिया से थी उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हो सके तो आप पहले चैप्टर को ज़रूर देख के देखना, थोड़ा सा ही देखना मतलब, और आपको पता लग जाएगा कि आज के चैप्टर में और पहले के चैप्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है आर्ट में। जिसके बाद जो अपनी क्रिल होती है वो अपने ग्रिफन को उनके सामने उतार देती है, जिसे देखने के बाद जो अपने जोश और लिंडसे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एक ग्रिफन है जो कि फैंटेसी बीस्ट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़की एक मिस्टिक आर्टिस्ट है। उसके बाद जो अपनी क्रिल होती है वो एक फ्लिक करती है, जिसके साथ ही जो उसका ग्रिफन होता है वो गायब हो जाता है। और उसके साथ ही जो अपनी क्रिल होती है भाग कर आती है, अपने एंड से गले मिल जाती है और बोलती है ब्रदर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करा था। और पीछे जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। और अपनी क्रिल को देखकर जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो काफ़ी जेलस फील कर रही होती है और बोलती है ये लड़की आखिरकार कौन है, ये अचानक ही आई और एरन से हग कर लिया, क्या ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और जो अपने एरन है वो इलिया लिंडसे से अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है इलिया लिंडसे क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक छोटी बहन है, ये वही है। और इस बात को सुनने के बाद तो जो अपनी इलिया लिंडसे है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं हाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास एक छोटी बहन है। जिसके बाद जो अपनी क्रिल होती है वो अपनी इलिया लिंडसे की तरफ जाकर कहती है हेलो मेरा नाम क्रिल फेरेरिया है, मैं फेरेरिया फैमिली की एक लड़की हूँ। और उसके जवाब में जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो बोलती है हाय मेरा नाम इलिया लिंडसे है। और उन्हें ऐसा करता देख जो जोशुआ लिंडसे होता है वो भी बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जोशुआ लिंडसे है, पर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। फिर क्रिल कह रही होती है एनीवे वैसे मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, 2 साल बीत चुके हैं, क्या तुम्हें एक बार भी घर की याद नहीं आई, क्या तुम एक बार भी हमारे घर नहीं आ सकते वापस। आयरन बोल रहा होता है अरे हाँ, पर तभी वो बोलता है होनेस्टली कहूँ तो मैंने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को मार्क कर लिया है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं अब क्रोनो स्वॉर्डमैन अकेडमी वापस जाऊँगा। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अपनी एलिन से कहती है अच्छा क्रोनो स्वॉर्डमैन अकेडमी। अपने एन बोलता है हाँ क्योंकि मैंने सुना है वहाँ खून है, और अगर मैं अभी उससे एक्नॉलेज नहीं हो पाया तो मैं एक डे को अरेंज करूंगा जिससे कि मुझे फ्यूचर में क्वालिफिकेशन मिल ही जाएगी। और अपने एरन की ऐसी बात सुनकर जो अपनी इलिया लिंडसे होती है वो काफ़ी थोड़ी सी निराश होती है, पर वो दिखाती नहीं और बोलती है अच्छा अब मैं समझ चुकी हूँ और वैसे अब हम एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहेंगे। और अपनी इलिया लिंडसे के ऐसे बोलने के तरीकों को देखकर जो अपनी क्रिल है वो कुछ नोटिस करती है और अपनी मम्मी में कहती है अच्छा तो ये मेरे भाई के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और मेरे को थोड़ा जेलस में महसूस हो रहा है। और उसी के साथ जो अपनी क्रिल है वो बीच में आ जाती है और कहती है मुझे पक्का तो नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर अगर भाई ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे कहाँ जाना है तो अब इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। जिसके बाद जो अपनी क्रिल होती है वो अपने एरन को धक्का मारकर लेके जाने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, पर क्या अब हम जा सकते हैं क्योंकि मुझे अपने भाई से काफ़ी सारी बातें करनी है। और उसको देखकर जो अपना जोशुआ लिंडसे वो बोलता है ठीक है तो फिर तो हम बाद में मिलेंगे, आप जा सकते हो। और उसी के साथ जो अपनी क्रिल होती है वो अपने एरन का हाथ पकड़कर बहुत ज़्यादा फुर्ती से लेकर भाग जाती है और बोलती है हम जा रहे हैं। अपने एरन जाते जाते बोलता है मैं पहले निकल रहा हूँ इलिया, ठीक है तो फिर बाय। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ अपनी क्रिल अपने एरन से बोल रही होती है ये सोचना कि तुम एक डंजन में एक डीमन से मिले थे, सच में अब तक तुम काफ़ी ज़्यादा झेल चुके हो। पर तभी जो अपनी रूरू होती है वो क्रिल से कहती है क्रिल मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरी वजह से ही एरन उस बैरियर में फंस गया था और तुम्हें पीछे छोड़ गए थे हम। और रूरू की ऐसी बात सुनने के तुरंत बाद ही जो अपनी क्रिल होती है वो रूरू के गालों को पकड़ लेती है और प्यार से कहती है कोई बात नहीं रूरू, ये बहुत पुरानी बातें हैं और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि तुम एरन के तब से इतने समय साथ रही थी। और उसी के साथ जो अपनी क्रिल होती है वो अपने एरन से बहुत ज़ोर से बोलती है ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करूँगी ब्रदर। जिसको सुन के जो अपने एरन होता है वो ना खुश होता है और बोलता है क्या रियली, तो अपनी जो क्रिल होती है वो बोलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अपनी बहन को मना नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हारे लिए 2 साल तक इंतजार किया है ना। तो अपने एरन कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चल दो। और उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है इस बात को सुनने के बाद। अपनी जो रूरू होती है वो बोलती है कितना ज़्यादा एक्साइटिंग बात है कि अब क्रिल भी हमारे साथ चलेगी। क्रिल बोलती है वाह रूरू काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, अब हम एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश होते हैं। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ अपने जोशुआ लिंडसे और इलिया लिंडसे जा रहे होते हैं। इलिया लिंडसे अपने एरन से कहती है एरन तुम हमारी फैमिली को कम से कम इस वाले साल में तो विजिट करने ज़रूरी आना, और हाँ याद रखना अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढ के काफ़ी ज़्यादा परेशान करूंगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्माइल दे रही होती है। अपने एरन बोलता है ऑल राइट ठीक है, पर तभी अपने एरन मन में कहता है क्या ये फीलिंग ऐसी कैसी है, ये क्या वो फीलिंग है जब हम अलग हो रहे हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अपनी इलिया लिंडसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्माइल देते हुए बोल रहे होते हैं ऑल राइट तुमने प्रॉमिस किया है ठीक है एरन। और अपने एरन मन में कहता है इलिया लिंडसे की स्माइल को देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। हाँ सी यू लेटर इलिया। उसके साथ ही जो अपना एरन होता है वो भी उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर बाय कर देता है। और जब वो जा रहे होते हैं तो लास्ट में अपनी रूरू बोलती है गुड बाय इलिया लिंडसे।
और उनके जाने के साथ ही जो अपनी क्रिल होती है वो बोलती है ठीक है तो फिर क्या हम भी अब चलें। तो अपने एरन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है क्रिल क्रिल क्या अब हम तुम्हारे ग्रिफन पर उड़ के जाएंगे, वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पर तभी जो अपनी क्रिल होती है वो मना कर देती है, कहती है नहीं हम ग्रिफन पर राइड नहीं करेंगे, हम इसे आसान बना देंगे और हम वॉक करते हुए जाएंगे, हमारे पहले एडवेंचर है भैया। और इस बात को सुनकर तो अपने एरन कांपने लग जाता है भाई। और इसी वक्त क्रिल काफी ज्यादा सीरियस होकर पीछे मुड़कर अपने एरन से कहती है तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल कर रही हूँ। और क्रिल का ऐसा फेस देखने के बाद तो अपने एरन बोलता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ ट्रेवल करना काफी ज्यादा पसंद है। तो अपनी क्रिल बोलती है कि जो तुम्हारा रिप्लाई है वो काफी ज्यादा स्लो आया है। तो उसी बीच में अपनी रूरू बोलती है क्योंकि एरन काफी ज्यादा डीपली सोच रहा था। अपने एरन बोलता है हाँ हाँ रू सही बोल रही है। और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो यहीं खत्म होती है। बाय गाइज।